Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is next part of the chapter Delhi Sultanate. So let's start. Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying size. पहले के सुल्तानों के जैसे खिलजी और तुगलक राजाओं ने भी मिलिट्री के सूबेदार और सेनापति नियुक्त किए अलग अलग आकार के राज्यों के लिए, क्षेत्रों के लिए. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता. इन जमीनों को, इन जगहों को इक्ता कहा जाता था. एंड देयर होल्डर वॉज इक्तदार और मुक्ति, और जो उसका होल्डर होता था उसे इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था. द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज. तो ड्यूटी क्या थी मुक्तीज की? वो थी अपने क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाना और नियम कायदे कानून को बना करके रखना अपने अपने इक्ताओं में. अब यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज? यहाँ तक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. इसके पहले, इतनी लाइन के पहले केवल व्हाट वाज लिखना है आपको, ऐसे WHAT व्हाट और WAS वाज, और फिर ये पूरी लाइन लिखनी है द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज. क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. समझ आ गया? चलिए जी, फिर आंसर लिखना है आपको यहाँ से स्टार्ट करके. द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर मुक्ति इक्ताज. क्लियर? चलिए जी, अब आगे देखते हैं. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, और उनकी मिलिट्री सर्विसेज को चेंज करने के लिए, बदले में उनकी, द मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट. जो मुक्तीज थे वो राजस्व इकट्ठा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे इस काम के लिए, एज सैलरी, वेतन के तौर पर. दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम देयर दीज रिवेन्यूज, और वे इसी राजस्व से अपने सैनिकों को वेतन भी दिया करते थे. कंट्रोल ओवर मुक्तीज, मुक्तियों के ऊपर, जो मुक्तीज के ऊपर कंट्रोल. इफ देयर ऑफिस, कंट्रोल ओवर मुक्तीज affected if their office was not inheritable and they were assigned इक्ताज for a short period of time. अब अगर किसी मुक्ति के ऊपर किसी इक्तेदार का या जमींदार का कंट्रोल नहीं होने देना, तो उसे अगर इनहेरिटेबल नहीं बनाना, यानी उनका जो उत्तराधिकारी है वो उस पर ना रहे, इसके लिए क्या किया जाता था? इफ़ दे वर असाइन इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उन्हें इक्तों को कुछ समय के लिए दिया जाता था, बिफोर बीइंग शिफ्टेड, और उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता था. समझ आ रहा है आपको? कहीं कोई इक्तेदार अपने इक्ते का मालिक न बन बैठे, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करते करते वह वहाँ का सरदार वो न बन जाए, कि राजा न बन जाए, इसलिए उन्हें इक्ते कुछ समय के लिए दिए जाते थे तथा कुछ समय बाद उनकी बदली कर दी जाती थी, उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता था. दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर rigorously imposed during the reigns of अलादीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक. और ये जो प्रथा थी, ये जो कठिन कार्य था, ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा सख्ती के साथ इस नियम का पालन किया गया.
अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा अकाउंटेंट अपॉइंट किए जाते थे, रखे जाते थे। टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, ताकि वे मुक्तियों के द्वारा इकट्ठा किए गए राजस्व को, रेवेन्यू को चेक करें, उसकी जांच करें। केयर वाज टेकन दैट, ध्यान रखा जाता था, द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस, कि मुक्ति केवल टैक्स को कलेक्ट करें, प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, जो स्टेट ने निर्धारित किया है, राज्य ने निर्धारित किया है, यानी जो नवाब ने या राजा ने निर्धारित किया है उसी टैक्स को वो वसूल करें, मुक्ति। एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और जितने जरूरी सैनिक हैं उतने ही रखें, अर्थात अपनी अलग सेना खड़ी ना कर लें या निर्धारित टैक्स से ज़्यादा न वसूलने लग जाएं। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रोट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर द कंट्रोल, और जब दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में दूसरे क्षेत्र भी आ गए, हिंटरलैंड्स भी आ गए, दे फोर्स द लैंडेड चिफ्टेन, दी सामंत, उन्होंने सरदारों को और सामंतों को, एरिस्टोक्रेट्स जो स्वयंभू थे, मतलब जो उनके अंडर में नहीं थे, एंड रिच लैंडलॉर्ड्स, और जमींदार, टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, उन्हें भी अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी जो लोग पहले सुल्तान के अंडर में काम नहीं करते थे, उन्हें रिवेन्यू वगैरह पे नहीं करते थे, तो जब हिंटरलैंड्स को अपने अंडर ले लिया गया तो उन्हें भी अपने अंडर में कर लिया गया। फिर अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसी व्यवस्था हुई कि उसने लैंड रेवेन्यू यानी जो भू राजस्व था उसे अपने अंतर्गत लिया, यानी वह सीधा उसे कलेक्ट करने लगा। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस, जो सरदारों के अधिकार थे, जो चिफ्टेंस थे, मुखिया थे, टू लेवी टैक्सेस, इकट्ठा करने वाले, वर कैंसल्ड, उन्हें कैंसिल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस, और उन्हें भी टैक्स देने के लिए मनाया गया, फोर्स किया गया, है ना, धमकाया गया। दिस सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो ध्यान से उन्होंने ज़मीन की पैमाइश की और अच्छे से खातों की जांच की, खातों को अच्छे से संभाल करके रखा। चलिए जी, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। हु मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, हु मेजर्ड द लैंड, यहाँ से हु मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, तो आपका आंसर हो जाएगा द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। समझ में आ गया आपके? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हु मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे, द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। समझ आ गया जी? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड द सुल्तान एज रिवेन्यू कलेक्टर्स। अब कुछ जो बूढ़े सरदार थे, जो एजड थे, उन्हें रिवेन्यू कलेक्टर के रूप में रख लिया गया। उन्हें क्या किया गया कि भाई तुम राजस्व इकट्ठा करके लाओ, उन्हें रख लिया गया राजस्व इकट्ठा करने के लिए। एंड एसेसर्स और एसेसर के तौर पे देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, 3 तरह के कर थे, जो कर लगते थे वो 3 तरह के थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन ऑन कल्टीवेशन, जो भूमि पे लगाया जाता था, काल खराज,
जिसे खराज कहा जाता था, एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, और जो भी किसान का उपज होती थी उस उपज का लगभग 50%, 50% का अर्थ निकलता है आपका कि जो भी उसका अन्न या जो भी उसके किसान के यहाँ पे पैदा होगा उसका आधा हिस्सा, अर्थात कि अगर किसी को 10 बोरी गेहूं होता है, 10 बोरे, तो उनमें से 5 बोरे जाएंगे सुल्तान के पास। ठीक है जी। चलिए, सेकंड था ऑन कैटल, जो पशुओं के ऊपर लगता था, मवेशियों के ऊपर लगता था, एंड ऑन हॉर्सेस, और घोड़ों के ऊपर लगता था। 3 तरह के करते, जमीन के ऊपर लगने वाला जो 50% जाता था प्रोड्यूस का, कैटल एंड हॉर्सेस के ऊपर। चलिए, हाँ जी, अब यहाँ पे और क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ऑल 3 टाइप ऑफ द टैक्सेस, है ना, या क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, व्हाट वर द 3 टाइप ऑफ टैक्सेस। बहुत इजी हो जाएगा, केवल देयर की जगह पे आपको वॉट लिखना है, WHAT वॉट, और वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, व्हाट वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस और क्वेश्चन मार्क, और आंसर को आपको पता ही है 1 2 3 तीनों लिखने हैं। ठीक है, व्हाट वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 टाइप ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड। ओके, एंड द वीडियो कोड ऑफ दिस वीडियो इज UK। ओके, चलिए जी, अब आगे बढ़ जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली, और ये याद रखना जरूरी है कि कुछ हिस्से, उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से अभी भी दिल्ली सुल्तनत के बाहर थे, दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण के बाहर थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस, जो दूर के प्रांत थे उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, जैसे दिल्ली से बंगाल, एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग साउथर्न इंडिया, और जैसे ही साउथर्न इंडिया ने दक्षिण भारत पर कब्जा किया, द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, फिर से पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो क्या बन गया, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि बहुत दूर था, वहाँ तक नियंत्रण रख पाना बड़ा डिफिकल्ट था। इवन इन द गंगेटिक प्लान, जो गंगा का प्लेन क्षेत्र था, मैदानी क्षेत्र था, देयर वॉज फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ वन क्षेत्र था, द सुल्तान फोर्स्ड कुड नॉट पेनिट्रेट, वहाँ भी सुल्तान के बल को नहीं सहा गया। लोकल चिफ्टेंस इस्टेब्लिश्ड देयर रूल, जो लोकल सरदार थे उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया इन दीज रीजन्स, इन स्थानों पर। समटाइम्स रूलर लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ शासक जैसे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक अब इन स्थानों पर अपना नियंत्रण कर लेते थे, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े से समय के लिए। ठीक है जी, चलिए जी, ये और पढ़ लेते हैं, थोड़ा छोटा सा हमारा इसके बारे में देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी उठा लेंगे। चलिए जी, आ जाता है आपका चिफ्टेन एंड देयर फोर्टिफिकेशन। इब्न बतूता, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes. इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी का एक यात्री था, मोरक्को से आया था, मोरक्को अफ्रीका में है, एक्सप्लेन दैट चिफ्टेन समटाइम्स, उसने कभी कभी कुछ सरदारों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है ना। चलिए देख लेते हैं क्या कहा उसने। फोर्टिफाइड themselves इन माउंटेन्स, उन्होंने यानी सरदारों ने अपने आप को फोर्टिफाइड किया हुआ था, किलेबंद किया हुआ था। फोर्टिफाइड का मीनिंग होता है किलेबंद करना, किले के अंदर जा करके रहना, वो भी कहाँ, माउंटेन्स में, पहाड़ों में, पहाड़ यानी माउंटेन, और ऊपर से
फोर्टिफाइड, किलेबंद। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे आदमी को हराना या उसके ऊपर अटैक करना, क्योंकि चारों ओर पहाड़ है और वो किले के अंदर है ऊपर से। इन रॉकी अनइवन एंड रज्ड प्लेसेस, यानी रॉक्स में जो होती हैं पहाड़ियाँ, या क्या बोलते हैं हिंदी में रॉक्स को, रॉक्स एंड अनइवन और मतलब असमान, एंड रफ्ड प्लेसेस और खुरदरी जगह, एज वेल एज इन बम्बू ग्रूव्स, और कभी कभी जो आपके होते हैं बम्बू बांसों के झुंड में। इन इंडिया, भारत में, द बम्बू इज नॉट हॉलो, बम्बू जो है, बांस जो है वो हॉलो नहीं है, खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, थोता नहीं है। इट इज बिग, ये बड़ा है। इट इज सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरवाइंड दैट इवन फायर कांट अफेक्ट दैम, इनके बहुत सारे हिस्से इतने इंटरवाइंड हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर उलझे हुए हैं, दैट इवन फायर कांट अफेक्ट दैम, कि आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंड दे आर ऑन द होल्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, और वे पूरे के पूरे बहुत मजबूत हैं। द चिफ्टेन्स लिव इन दीज फॉरेस्ट्स, और सरदार इन जंगलों में रहते हैं, सरदार इन जंगलों में रहते हैं। चिफ्टेन लिव्स इन दीज फॉरेस्ट विच सर्व्स दैम एज रैम्पर्ट्स, जो उन्हें उनके लिए एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स, और अंदर ही उनकी क्या हैं, कैटल्स हैं और क्रॉप्स हैं, फसलें हैं। देयर इज ऑल्सो वाटर फॉर दैम विद इन, और अंदर ही उनका क्या है, उनका वाटर भी है, पानी भी है अंदर के अंदर ही। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, और ये पानी कौन सा है, ये रेन का है, बारिश का है, जो वहीं कलेक्ट हो गया है। हैंस दे कैन बी सब्ड एक्सपेक्ट बाय पावरफुल आर्मीज, इसलिए उन्हें हराया नहीं जा सकता बिना किसी ताकतवर सेना के। हु एंटरिंग दीज फॉरेस्ट, जो भी इन जंगलों में प्रवेश करता है, कट डाउन द बम्बूज विद स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो बांसों को काट डालता है स्पेशली प्रिपेयर्ड इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उपकरणों से। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई। चलिए जी, बात करते हैं डेस्क्राइब द वे इन विच द चिफ्टेन अरेंज्ड फॉर देयर डिफेंस। अब आपको वो तरीका डेस्क्राइब करना है जिससे जो सरदार हैं वो अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपना बचाव करते हैं। चलिए अब आप यहाँ से कोई छोटा मोटा सा क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन आता है, इज बम्बू, यहाँ से लिखेंगे इज बम्बू, इज पहले लिखेंगे बम्बू, होलो, इज बम्बू होलो इन इंडिया, इज बम्बू, पहले इज लिखेंगे फिर बम्बू, होलो इन इंडिया और क्वेश्चन मार्क। इज बम्बू होलो इन इंडिया, फिर आप लिखेंगे नो, पहले नो लिखेंगे आंसर में, ओनली नो, नो फिर कोमा, और फिर लिखेंगे इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट होलो, इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट होलो, फुल स्टॉप। समझ में आ गया क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें? नहीं समझ में आई हैं फिर से एक बार रिवाइंड कर लीजिए, पीछे से बैक जा करके देख लीजिए। वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच किया करें। थैंक यू वेरी मच।